नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल आर इंटेलिजेंस में। सबसे पहले उन सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन जो 11th में हैं, 10th पास आउट कर कर। तो यहाँ पर अब हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। चीजों को बहुत आराम से लेके चलेंगे ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए। स्टडी को फास्ट नहीं करेंगे, हर पॉइंट को काफी इजी से लेके चलेंगे। ठीक है गाइस, ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए। यहाँ से आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है और बहुत अच्छे से चीजों को यूटिलाइज करना है। ठीक है, एजुकेशन बहुत खूबसूरत चीज है और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। इकोनॉमिक्स एक काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, काफी जरूरत पड़ती है इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम अपना पहला चैप्टर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इकोनॉमी। ठीक है, सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है व्हाट इज इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या होती है? आपने कई बार सुना होगा उस कंट्री की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, उस कंट्री की इकोनॉमी काफी डाउन जा रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां का जो फैसिलिटीज है, वहां की आप कहाँ जाना ज्यादा पसंद करेंगे? जहां आपको अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी। तो ये हम सुनते हैं उस कंट्री में जो फैसिलिटीज है, ठीक है, जो रिसोर्सेस है वहां पर, जिन उन रिसोर्सेस को जितना अच्छे से यूटिलाइज किया जाता है, जिस तरीके से प्रोडक्शन किया जाता है, जिस तरीके से सर्विसेज जनरेट की जाती हैं, जैसा वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जिस कंट्री का उसमें प्रोडक्शन अच्छा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, एजुकेशन अच्छी होती है, इन्फ्लेशन कम होता है, पॉवर्टी कम होती है, गरीबी कम होती है, एजुकेशन अच्छी होती है, तो आप देख रहे हैं, तो वो इकोनॉमी मतलब वो कंट्री। इकोनॉमी आप रिलेट कर सकते हैं कंट्री से, तो हम उस कंट्री को ही इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी मतलब कंट्री की बात कर रहे हैं, तो वो इकोनॉमी एक अच्छी इकोनॉमी कहलाती है, एक अच्छी कंट्री कहलाती है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपको एक अच्छी क्वालिटेटिव एजुकेशन मिले? ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, और जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें अच्छी सैलरी मिले, अच्छा एनवायरनमेंट मिले, पॉल्यूशन लेस कंट्री मिले, गरीबी यहाँ से हट जाए एक तरीके से, और पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे, महंगाई कंट्रोल में रहे, एक अच्छा इन्वायरमेंट रहे, ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी फैसिलिटी हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, आपको अच्छे घूमने के लिए एडवेंचर पार्क मिले, अच्छी अच्छी जगह मिले, तो आप नहीं चाहते एक हेल्दी एक खूबसूरत कंट्री मिले? तो बस उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमी। ये सारी चीजें कब आएंगी? जब उस इकोनॉमी में जो रिसोर्सेस हैं, जो उन रिसोर्सेस से को हम अच्छे से यूटिलाइज करें। ठीक है, अच्छे से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें और उन रिसोर्सेज का यूज करके अच्छे से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस करें। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप 6 लोगों की फैमिली है। ठीक है, मान लेते हैं 6 मेंबर्स की फैमिली है, 6 मेंबर्स की फैमिली है आपकी। ठीक है, और आपके पास 10 बीघा खेत है। ठीक है, 10 बीघा खेत, आपके पास रिसोर्स है, साधन है, जिससे आप अपना जीवन चला सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप इस खेत से, इस एग्रीकल्चर से, लैंड से आप क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, फसलें उगाएंगे। तो आप ये चाहेंगे कि जो लिमिटेड रिसोर्सेस है हमारे पास 10 बीघा, हम इसका इतने अच्छे से यूज करें, ऐसे प्रोडक्शन करें, इतना प्रोडक्शन करें ताकि हम पूरे साल बिना किसी दिक्कत परेशानी के हमारे पास अनाज हो। ठीक है, और हम सेविंग भी कर पाए। ठीक है, ये आप चाहेंगे। उसी तरह से कंट्री में भी लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, तो कंट्री भी, ठीक है, इसी तरह से कंट्री में भी लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, और कंट्री में जो लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, यही सबसे मेन कारण होता है कि हम उन रिसोर्सेस का कैसे यूज करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन और सर्विस जनरेट कर सके। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी रेफर्स टू एन इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, एक सिस्टम, ठीक है, इन विच कंट्रीज स्कार्स रिसोर्सेज आर यूज। स्कार्स मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, लिमिटेड, क्योंकि रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि एक फैमिली में 6 मेंबर्स हैं जिनके पास 10 बीघा खेत है, तो रिसोर्सेज तो उनके पास लिमिटेड ही है, 10 बीघा। तो अब उन्हें 10 बीघा खेत को
अच्छे से यूज करना है, ऐसे यूज करना है कि वो अपने पूरे साल का प्रोडक्शन के की मतलब अनाज को उगा सके, ताकि उनका अनाज जो उगाए वो पूरे साल चले। उसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या लिमिटेड रिसोर्सेज है कंट्री में, हमें उन्हें ऐसे यूज करना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, सो इकोनॉमी रेफर्स टू एन इकोनॉमिक सिस्टम in which countries' scarce resources are used to produce goods and services, ठीक है, and used for distribution of these goods and services for consumption। अगर ये goods and services, ठीक है, जो goods and services है अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ऑब्वियसली कंज्यूम भी होंगे। ठीक है, अगर आपने कोई अनाज उगाया है तो उस अनाज को आप कंज्यूम भी करोगे। अगर गेहूं आपने उगाया है, चावल आपने उगाया है, तो उस चावल को आप सेल भी करोगे। ठीक है, इनकम भी कमाओगे। वो अगर जब सेल करोगे कुछ आप खाओगे, कुछ जो सेल करोगे वो डिस्ट्रीब्यूट करके रहोगे, वो कहीं और बिकेगा, वहां बिकेगा तो बेचने के बाद वहां पर वो लोग कंज्यूम करेंगे। ठीक है, इसलिए यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजम्पशन। ठीक है, एक बार डेफिनेशन दोबारा से देखते हैं। इकोनॉमी रेफर्स टू एन इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, यहां पर जो काम देखो, जब कोई चीज हम सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं उसे सिस्टम, एक सिस्टम बोलते हैं जैसे किसी भी चीज को। जैसे कि मान लो कि आपकी स्टडी टेबल है, ठीक है, स्टडी टेबल पर ये आपकी स्टडी टेबल है। ठीक है, ये आपकी स्टडी टेबल है, इस पे आपकी इकोनॉमिक्स की भी बुक है, मैथ्स की भी बुक है, इंग्लिश की भी बुक है। ठीक है, और आपकी हिस्ट्री की भी बुक्स है। ठीक है, साइंस की भी बुक्स है। तो हर तरफ बिखरी हुई पड़ी है, कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर एक सिस्टम की तरीके से रख दो आप कि भाई इकोनॉमिक्स की बुक मेरी इस जगह रखी हुई है, ठीक है, साइंस की बुक्स मेरी यहाँ रखी है, मैथ्स की बुक मेरी यहाँ रखी हुई है, तो एक सिस्टम के थ्रू, तो उसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक वे है चीजों को करने का। ठीक है, तो यही चीज है, इकोनॉमी रेफर्स टू एन इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम इन विच कंट्रीज स्कार्स रिसोर्सेज, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज आर यूज्ड किसके लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एंड यूज्ड, और यही रिसोर्सेज का यूज किसके लिए करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, किसके लिए, दीज गुड्स किस और सर्विसेज फॉर कंजम्पशन। ओके गाइस, ये चीज, ये डेफिनेशन आपको समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स का मतलब है जो हमारी कंट्री में प्रॉब्लम्स है। इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स। ठीक है, स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स, कि ये देखना कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करना, उन प्रॉब्लम को खत्म करना। अगर जो कंट्री में दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जो कंट्री फेस कर रही है हमारी, ठीक है, वो छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पर हो, तो उन प्रॉब्लम्स को खत्म करना, तभी तो हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री अच्छी कहलाएगी। तभी तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे, अच्छे से स्मूथली हम वर्क कर पाएंगे, अच्छे से प्रोडक्शन कर पाएंगे, अच्छे से रह पाएंगे, टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री रह पाएंगे। ठीक है, आप खुद पर एग्जांपल लीजिए, आप नहीं चाहते कि हम एक टेंशन फ्री रहे, जो भी हमारी दिक्कत परेशानियां हम उन्हें शॉर्ट आउट करके रखें। आप नहीं चाहते कि हमें अच्छी कंट्री मिले, एक हेल्दी कंट्री मिले, वेल्दी कंट्री मिले, हर कोई ये चाहता है। ठीक है, एक पॉल्यूशन लेस कंट्री मिले, जहां पर गरीबी एक मतलब ना के बराबर हो, इन्फ्लेशन महंगाई ना के बराबर हो, अच्छा एम्प्लॉयमेंट हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, अच्छे पार्क मिले घूमने के लिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, तो ये अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मिले। तो हर कोई ये चाहता है, जब ये सारी चीजें एक कंट्री मेंटेन कर लेती है, उसकी इकोनॉमी और काफी ऊपर चली जाती है दूसरी इकोनॉमी के बराबर, तो तभी वहां पर लोगों का अट्रैक्शन ज्यादा रहता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे इनकम ज्यादा है लोगों की, लोगों को ज्यादा इनकम। आप नहीं चाहते कि जब स्टडी कर कर जाएंगे, जब पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे, आप भी चाहेंगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा सैलरी पाऊं, ज्यादा से ज्यादा इनकम अर्न करूं। तो वही चीज, जहां आपको सपोज करो इंडिया के मुकाबले आपको अमेरिका में ज्यादा सैलरी मिल रही है, तो आप यही चाहोगे कि नहीं, जो काम मैं यहाँ कर रहा हूँ उसी काम की मुझे वहां, यहाँ से 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना सैलरी मिल रही है, तो क्यों ना मैं वहां जाऊं। ठीक है, वहां ज्यादा फैसिलिटीज मुझे मिल रही है, क्यों ना मैं वहां जाके अर्न करूं। तो हर कोई ये चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पे
आपने देखा होगा गांव देहात के लोग ज्यादातर कहाँ अट्रैक्ट होते हैं, जहां उन्हें फैसिलिटीज ज्यादा मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली, नोएडा, या आपने देखा होगा कि नोएडा में ज्यादातर लोग कहाँ से, गांव देहात से आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ फैसिलिटी बहुत आराम से एक्सेस करने के लिए मिल जाती है, एजुकेशन मिल जाती है, सरकारी स्कूल्स मिल जाते हैं पढ़ने के लिए उन्हें, ठीक है, अर्निंग मिल जाती है उन्हें, रहने के लिए घर मिल जाता है आराम से, ठीक है। तो बेसिक चीजें उन्हें काफी आराम से एक्सेस वो कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो अट्रैक्ट करते, तो ये सारी चीजें अट्रैक्ट करती है, ये फैसिलिटीज अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो अब डेफिनेशन देखते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स। यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि कंट्रीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम्स कैसी कैसी होंगी कि भाई महंगाई, ठीक है, हमें पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन खत्म करना है, ठीक है, महंगाई, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन महंगाई खत्म करनी है, पॉवर्टी गरीबी खत्म करनी है, ठीक है, क्राइम, क्राइम खत्म करना है हमें, अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देनी है, अच्छी रोजगार देना है लोगों को, इनकम अच्छी देनी है, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन अच्छा देना है, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, ठीक है, हर इंसान अच्छे से जिए, हेल्दी लाइफ जिए। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। एक्चुअली हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या कंट्री के अंदर प्रॉब्लम है और उन्हें हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स रेफर टू द सोशल साइंस, मतलब सामाजिक, सामाजिक के नजरिए से, समाज के नजरिए से हमें देखना है, समाज के वेलफेयर के लिए देखना है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए देखना है, कंट्री के वेलफेयर के लिए देखना है, वेयर इट डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे मैंने अभी आपको बताया, कंट्री में जो भी प्रॉब्लम्स है हमें वो आइडेंटिफाई करनी है। सो इकोनॉमिक्स रेफर टू द सोशल साइंस, ठीक है, सामाजिक के वेलफेयर के लिए हमें देखना है, वेयर इट डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मतलब कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स है हमें आइडेंटिफाई करना है, और लोगों का एंड इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक बिहेवियर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। तो इंडिविजुअल्स, लोगों का बिहेवियर कैसा है, जैसे कि आपका बिहेवियर, आपकी डिमांड अलग से हो सकती है। प्रोड्यूसर मतलब अपने हिसाब से प्रोडक्शन करना चाहता है, आप चाहते हैं कि मुझे कोई प्रोडक्ट, आप कोई चीज कंज्यूम करना चाहते हैं कि मुझे ये इस रेट पर मिल जाए। प्रोड्यूसर चाहता है कि नहीं नहीं मैं इस चीज को ज्यादा से ज्यादा रेट पे बेचूं, आप चाहते हैं नहीं नहीं मैं कम से कम रेट पे खरीदूं। तो ये इंडिविजुअल बिहेवियर, लोगों का बिहेवियर भी हमें यहाँ पर स्टडी करना पड़ता है, ठीक है, कि ताकि हम पॉलिसीज बना सके कि लोग क्या सोचते हैं, लोगों की मेंटलिटी कैसी है, माइंडसेट कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, कैसे वो रिएक्ट करते हैं किसी चीज को लेके, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, डिमांड, उनकी डिमांड कैसे रहती है, प्रोड्यूसर कितना सप्लाई करना चाहता है, ये सारी चीज हम इकोनॉमिक्स में करते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को, इन प्रॉब्लम्स को, इन बिहेवियर्स को हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। कुल मिला के हम इसके अंदर देश के बारे में पढ़ेंगे अपने, ठीक है, देश विदेश सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, वहां की प्रॉब्लम्स, वहां की स्थिति परिस्थिति, कैसे उसे इंप्रूव करें, कैसे कंट्री को और बेटर बनाए, कैसे लोगों को का वेलफेयर करे, कैसे उन्हें एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ दे, कैसे कैसे अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे, कैसे चीजों को इंप्रूव करें, कैसे पॉवर्टी कम करें, कैसे पॉल्यूशन को कम करें। तो ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा वैल्यूएबल सब्जेक्ट है। तो काफी फोकस से हम इसे पढ़ेंगे और आपको काफी फोकस से इन चीजों को समझना है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स रेफर टू द सोशल साइंस वेयर इट डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, ठीक है। जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर आप इतने नोट्स भी पढ़ लोगे तो आपके 100 में से 100 आ जाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके 100 में से 100 तभी आए जब आपको नॉलेज हो। 100 में से 100 लाने का लाए आप और आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो इन 100 में से 100 लाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे चल के फिर आपको सफर करना पड़ेगा। डिमोटिवेट नहीं कर रहा, नेगेटिव माइंडसेट नहीं बना रहा, आपको रियलिटी बता रहा हूं। नंबर लाना इज नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी चीज नहीं है। मेन चीज है आप अच्छी नॉलेज लें, जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे आप उसे अच्छे से डील कर पाए, ठीक है। अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन, आपके पास 95% मार्क्स है लेकिन आपको अच्छे से नहीं पता कि
इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, बेसिक चीजें नहीं पता रहेंगी तो कहीं ना कहीं फिर आप कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो नंबर एक अलग चीज है, नॉलेज एक अलग चीज है। मैं चाहता हूं कि आप अच्छी नॉलेज गेन करें, और जब आप अच्छी नॉलेज करेंगे तो ऑब्वियसली मार्क्स तो आपके पीछे खुद भागेंगे। तो मार्क्स के पीछे ना भागे, नॉलेज अच्छे से गेन करें, अपने आप को अच्छा बनाए, चीजों में अच्छी ग्रिप बनाए, मार्क्स खुद भाग कर आएंगे आपके पास। ओके गाइस, अब आते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, हमने ये देखा कि इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं प्रॉब्लम्स की। ठीक है, तो वो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं कंट्री में, जितनी भी हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को, ठीक है, जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें हम दो कैटेगरीज में बांट देंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी और ये कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी, देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, जितनी भी प्रॉब्लम्स हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, उन्हें हमने दो पार्ट्स में बांट लिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स होती है जो सिर्फ एक इंडिविजुअल को इंपैक्ट करती है। ठीक है, मान लो कि सभी को एजुकेशन अच्छी मिल रही है, सिर्फ आपको एजुकेशन अच्छी नहीं मिल रही, तो ये आपकी खुद की एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, आपकी खुद की प्रॉब्लम है। लेकिन आपको एजुकेशन सब, मतलब आपको अच्छी एजुकेशन मिल रही है लेकिन कंट्री में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ही नहीं मिल रही, एजुकेशन है लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, तो ये नेशनल लेवल की प्रॉब्लम है, ये पूरे नेशन को इम्पैक्ट कर रही है, वो मैक्रो लेवल पे पड़ता है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमसे डील करता है। कहने का मतलब ये है, वो सारी प्रॉब्लम्स जो इंडिविजुअल लेवल को इम्पैक्ट करती है, नेशनल नेशनल मतलब देश को इम्पैक्ट नहीं करती, ऐसी प्रॉब्लम्स को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील करता है। लेकिन जो प्रॉब्लम नेशनल लेवल पे इम्पैक्ट करती है, उन्हें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील करते हैं, जो कंट्री को इम्पैक्ट करती है। जैसे कि महंगाई, महंगाई देश की प्रॉब्लम है, एक इंडिविजुअल आपकी खुद की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे देश की प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन पूरे देश की प्रॉब्लम है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पूरे देश की प्रॉब्लम है। ठीक है, गरीबी पूरे देश की प्रॉब्लम है, तो यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आपकी सैलरी कम है, ठीक है, आपके दोस्त की सैलरी ज्यादा है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर माइक्रो लेवल पर पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये चीज समझ में आया आपको? ठीक है, तो एक बार और ध्यान से देखते हैं हम इसे। डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स रेफर टू द इकोनॉमी in which study on the basis of individual economic problems, इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लेके चलेंगे हम। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम जो देश को इम्पैक्ट नहीं करती, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम जो देश को इम्पैक्ट नहीं करती, वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। एग्जांपल, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, आप किसी चीज की डिमांड करते हैं कि मुझे ये चीज खरीदनी है, इस रेट पर खरीदनी है, आपका ये इंडिविजुअल डिसीजन है। प्रोड्यूसर कहता है कि मैं इतनी क्वांटिटी सप्लाई करूंगा, इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करूंगा, इस रेट पे सेल करूंगा, ये उसका इंडिविजुअल डिसीजन है। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब एक कंज्यूमर की हम सेटिस्फेक्शन देखते हैं, वो कब सेटिस्फाई रहेगा। आप मान लो कोई मूवी, एग्जांपल कैसे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि आप, चलो ऐसा करते हैं, इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे तो वहीं पर अच्छे से डील करेंगे, जब इसका सब्जेक्ट पढ़ेंगे वहीं अच्छे से डील करते हैं। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एंड पर कैपिटल इनकम। ठीक है, जैसा अभी एग्जांपल लिया था, मान लो आपकी सैलरी, आपके दोस्त की सैलरी आपसे ज्यादा है, आपकी सैलरी कम है, ठीक है, पर कैपिटल इनकम, तो हम यहाँ पर डील, जैसे कि यहाँ डील करेंगे, कहाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम हुई ना, कि अगर आपकी सैलरी कम है और आपके दोस्त की सैलरी ज्यादा है, तो ये आपकी खुद की प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। मान लो कि नोएडा में जो पर कैपिटल इनकम है, नोएडा में पर कैपिटल इनकम दिल्ली से कम मिलती है, दिल्ली में ज्यादा मिलती है, गुड़गांव में उससे भी ज्यादा मिलती है, तो लोग कहाँ पे भागने की कोशिश करेंगे? भागने की कोशिश करेंगे गुड़गांव। लेकिन अगर मान लो कि गुड़गांव में 15,000 नोएडा में 15,000 मिल रहा है, दिल्ली में 20 मिल रहा है और गुड़गांव में 25 मिल रहा है, तो लोग ये सोचेंगे अगर मैं नोएडा में रहता तो मैं ऐसा करता हूँ, दिल्ली में ही जाके 20,000 कमा लेता हूँ,
अगर मैं गुड़गांव जाऊंगा तो वहां तो मेरे और भी पैसे लग जाएंगे। ठीक है गाइस, बाकी हम ये आगे पढ़ेंगे तो उसमें समझते हैं। ठीक है, इसे रब कर देता हूँ ताकि जगह मिल जाए लिखने के लिए। अब देखते हैं व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर टू द इकोनॉमिक्स इन विच स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम जो पूरे देश को इंपैक्ट करे। एग्रीगेट का मतलब है टोटल। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं कि आपके यहाँ पे एक मार्केट है। ठीक है, मार्केट में वहां पे आपके दो मतलब ये एक प्रोड्यूसर है, ये दूसरा प्रोड्यूसर है। ठीक है, ये शॉपकीपर ले लेते हैं। ठीक है, ये एक शॉप है, ये दूसरी शॉप है, ये तीसरी शॉप है। ठीक है, और एक कंज्यूमर, एक कंज्यूमर, दूसरा कंज्यूमर, तीसरा कंज्यूमर। ठीक है, ये 3 कंज्यूमर। ठीक है, ये मार्केट में 3 दुकानें हैं। ठीक है, ये 3 दुकानें हैं मार्केट में। ये मार्केट में ये करता है, किसी चीज को सेल करना चाहता है। ये मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को, ये मार्कर में ये शॉपकीपर है, इस मार्केट को, इस पेन को बेचना चाहता है कितने में? 100 रुपए में। ये बेचना चाहता है 200 में, ये बेचना चाहता है 300 रुपए में, ये 400 रुपए में बेचना चाहता है। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है या शॉपकीपर है वो तो यही चाहेगा ना कि मैं चीजों को ज्यादा से ज्यादा रेट पर बेचूं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रेट पर उनको सेल करूं। और कंज्यूमर क्या चाहेगा कि मुझे कम से कम रेट पर चीजें मिल जाए, सस्ते से सस्ते रेट पर चीज मिल जाए। ठीक है, तो अगर ये 100 में बेच रहा है तो कंज्यूमर ये चाहेगा कि मुझे 15 रुपए में मिल जाए, 10 रुपए में मिल जाए। अगर इस तरह से प्रोड्यूसर अगर अपनी मनचाही चलाएगा, मनचाहे रेट रखेंगे, ओके, और ये मनचाहे रेट में खरीदना चाहेंगे, तो अब तक तो ये इसकी खुद के रेट लगाते, खुद की इनकी इंडिविजुअल डिमांड थी कि इनकी जो डिमांड थी कि हम इस रेट पे खरीदेंगे, इस रेट पे, तो ये इंडिविजुअली थी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे इकट्ठा कर दूं तो ये एग्रीगेट सप्लाई है। ठीक है, ये एग्रीगेट सप्लाई है, तो ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स बन रही थी इनकी। ठीक है, ये एग्रीगेट डिमांड हो जाएगी, टोटल डिमांड। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। ठीक है, टोटल। ठीक है, तो अभी हम देख रहे थे कि ये अगर ये 3 शॉपकीपर थे, अपने अपने डिमांड अपनी अपनी चला रहे थे। ठीक है, इंडिविजुअली अपनी चॉइस रख रहे थे। तो ये अब तक तो ये इनकी खुद की एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम थी जो कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड करते हैं, डील करते हैं। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे ये खुद अपनी एक सप्लाई करना चाहता है, ये अपनी सप्लाई करना चाहता है, ये अपनी सप्लाई करना चाहता है। ठीक है, ये इसकी खुद की अपनी एक डिमांड है, इसकी खुद की अपनी एक डिमांड है, ये इसकी खुद की एक अपनी डिमांड है। तो हम जो इंडिविजुअल डिमांड है वो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन अगर मार्केट में ये अपने रेट रखेंगे और ये अपने हिसाब से रखेगा कि हाँ मैं तो 100 रुपए में, 200 रुपए में, मैं 10 रुपए में, 15 रुपए में खरीदूंगा, तो इस तरह की तो मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, मार्केट ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी कि जहां पर एक शॉपकीपर बोल रहा है मैं चीज को 100 रुपए में बेचूंगा, एक बोल रहा है मैं 200 में बेचूंगा, 300 में, और एक कंज्यूमर चाहता है कि मुझे 10 रुपए में खरीद लूं। आपको लगता है ऐसी मार्केट होगी? ऐसी मार्केट नहीं होगी। और जो भी चीज हम प्रोड्यूस करेंगे वो तो हमारा वेस्ट चले जाएगा। वैसे भी हम पे लिमिटेड रिसोर्सेज है और जो भी हमने करा वो हमारा लॉस में चले गया, वो लॉस हो गया हमारा। और जब हम देखते हैं अगर हम इसे इकट्ठा कर दे कि ये अपनी चला रहे हैं, तो इस तरीके से तो देश के हिसाब से देखें तो इतने सारे रिसोर्सेज जो यूज कर रहे हैं वो तो बर्बादी हो जाएंगे ना। तो इसलिए एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड हम कहां डील करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, बैंक का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, बैंक है, अगर मान लीजिए 2-3 बैंक हैं, बैंक 1, बैंक 2 एंड बैंक 3। ठीक है, और किसी पर्सन को लोन चाहिए। ठीक है, इस पर्सन को लोन की जरूरत है। अगर कोई रेगुलेशन ना रखे, ठीक है, अगर एक स्टैंडर्ड ना रखें कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट
आप एक रेंज में चार्ज कर सकते हो, ये नहीं कि अपनी मन मर्जी चलाओगे। मान लो कि ये 20% चार्ज कर रहा है, 30% चार्ज कर रहा है, ये कह रहा है कि नहीं मैं तो 50% चार्ज करूंगा। तो इस तरह से देखें तो अगर इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ये, तो कैसे बनेगी बात, ये तो अपनी मनमानी चलाएंगे, ठीक है। और ये तो इस तरीके से तो ना तो ये लोन लेगा ना तो ये लोन दे पाएंगे। तो अगर हम इसे देखेंगे तो हम इसे मैक्रो लेवल पर देखेंगे, इस तरीके से तो देश के लेवल पर हम इसे देखेंगे, मैक्रो लेवल पर हम इसे स्टडी करेंगे। तो इसलिए हम रेगुलेशन बनाते हैं कि भाई तुम एक रेंज में चार्ज कर सकते हो, ठीक है ना, कि भाई 11 से 14 के बीच में, 11 से 14 के बीच में जैसा आपको सूटेबल लगता है उस रेट के हिसाब से आप चार्ज कर सकते हो, ताकि इसे भी पता रहेगा कि हाँ भाई 11 से 14 का रेट चलता है, इसके बीच में मुझे जहां से अच्छा रेट मिलेगा मैं वहां से लोन ले लूंगा, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि मार्केट में जाते हैं तो कोई भी चीज आती है तो उस पर एमआरपी लिखा रहता है, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, इससे ज्यादा भी नहीं बेच सकते। अब तक ये शॉपकीपर जो एग्जांपल लिया था हमने पहले वाला, उसमें जो ये शॉपकीपर थे, ठीक है, अपनी मनमानी कर रहे थे। अगर वहीं पर हम एमआरपी रख दे उसका क्या एक मिनिमम इतने रेट सॉरी मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितना रहेगा कि मान लो इस पेन का 25 रुपए रहेगा, तो इसका मतलब क्या है 25 रुपए से ज्यादा का नहीं बिकेंगे, कम पे बिक सकते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 25 रुपए रहेगा इसका, ठीक है। और कंज्यूमर क्या करेगा, ठीक है भाई जैसे क्या बोलेगा कि भाई थोड़ा कम कर ले, बार्गेनिंग कर लेगा, लेकिन अब उसे ये पता लग चुका है भाई एमआरपी का रेट है, ठीक है, अगर उसे खरीदना हो तो खरीदेगा। तो इस तरह की तो मार्केट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ऐसी चीजें लेकर आनी पड़ती है, तभी पॉलिसी बनाई जाती है। हमें स्टडी करनी होती है इकोनॉमिक्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है गाइस, ये समझ में आया। उसी तरीके से यहाँ पे रेट आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे बैंक को हैंडल करता है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी गाइडलाइंस को ही फॉलो करते हैं सारे के सारे बैंक्स, ठीक है। उसके बाहर जाके काम नहीं करेंगे, अगर बाहर जाके काम करेंगे तो आप केस कर सकते हैं, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को ही फॉलो करेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो कि गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट अपना मनचाहा टैक्स चार्ज कर रही है, ठीक है, कि भाई गवर्नमेंट कह रही है कि मैं तो टैक्स लूंगी तो मैं 50% टैक्स चार्ज करूंगी, ठीक है। तो ऐसे तो बगावत कर देंगे लोग कि यार हम लोग कमा रहे हैं, हम जो इनकम कमा रहे हैं, ठीक है, जो वर्क कर रहे हैं, ये लोग जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, किसी से आप 60% चार्ज कर रहे हो, किसी से आप 70% चार्ज कर रहे हो, किसी से आप 50, किसी से 30 चार्ज कर रहे हो। तो इस तरह से तो कंट्री में बगावत हो जाएगी कि कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। मेहनत हम कर रहे हैं और आप अनचाहा पैसा मतलब अनचाहा रेट कुछ भी चार्ज कर रहे हो। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि इस स्टैंडर्ड के हित में हम रह के करेंगे, जिससे ना तो पब्लिक बगावत करे और चीज भी स्मूथली चल सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन दोबारा से देख लेते हैं। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर टू द इकोनॉमिक्स इन व्हिच स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन हमें पता है महंगाई कंट्री लेवल की प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, इतना सब कुछ पढ़ लिया। डिफरेंस बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? सबसे पहले हमने वही डेफिनेशन लिया, मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर टू द इकोनॉमिक्स इन व्हिच स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो उसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर टू द इकोनॉमिक्स in which study on the basis of aggregate whole economic problems, ठीक है, whole economic problem जो देश को इम्पैक्ट करे उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम की बात करी, ठीक है। इट्स मेन कंपोनेंट, हमने प्राइस का कंपोनेंट तो और भी है, लेकिन हम इसमें मेन कंपोनेंट क्या रहता है प्राइस, क्योंकि देखो माइक्रो में हम ज्यादा क्या पढ़ रहे हैं कि भाई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, वो अपने जैसा भी मार्केट का रेट रखा था तो हमने देखा वो अपना प्राइस रख रहा है, ठीक है, मैक्रो, ठीक है। और कंज्यूमर चाहता है कि मैं इस प्राइस पे खरीदूं, प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं इस प्राइस पे बेचूं। तो मेन कंपोनेंट यहाँ पर क्या है प्राइस, और यहाँ पर क्या है इनकम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्रोडक्शन। नेशनल कोई भी कंट्री, जैसे कि हमें जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी हमें कहां से मिलेगी, फूड से मिलेगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स की एक अलग डेफिनेशन अलग तरीके से और समझते हैं इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स
ठीक है। इसे एनर्जी भी एक तरीके से एनर्जी मान लो, ठीक है। एनर्जी ऐसी चीज जहां से आपको एनर्जी मिले, ठीक है, वो हर चीज जो आपको एनर्जी दे। तो यहाँ पे एनर्जी का काम आपको क्या करेगा, ह्यूमन के लिए फूड करेगा, देश के लिए क्या करेगा, देश के लिए मनी करेगी, मनी, मनी पैसा। ये पैसा कहां से आएगा, जब जितनी ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करेंगे, जनरेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज देश में जनरेट करेंगे, जितना ज्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा हम सेल करेंगे, उतना ज्यादा पैसा आएगा। तो कोई भी कंट्री किससे चलती है, मनी से, पैसे से, पैसे से चलती है, ठीक है, मनी से चलती है, ठीक है। तो ये हमें पैसा चाहिए, ठीक है ना। तो कंट्री के लिए एनर्जी क्या है, इनकम, पैसा, मनी, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर इट्स मेन कंपोनेंट क्या होगा, इनकम लेवल हो गया मैक्रो लेवल पर। स्टडी ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम दैट मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट। मतलब जब हम स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तब हम ये मान के चल लेंगे कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल है वो कांस्टेंट हैं, ठीक है। और जब हम स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तब हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल कांस्टेंट हैं। इतना समझ में आ गया। तो अब एक चीज और समझते हैं यहां से, वेरिएबल्स क्या होता है, जो चीज चेंज होती है, फ्लैक्चुएट होती है, कांस्टेंट नहीं रहती। जैसे पॉपुलेशन और एक एग्जांपल और ले सकते हैं इसका, जो कि पूरी कंट्री लेवल की प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन आज हम देश में सबसे टॉप पर पहुंच गए हैं, ठीक है। मान लो कि हमारे भाई 140 करोड़ पॉपुलेशन है, ठीक है, प्लस पॉपुलेशन में हम चले गए, ठीक है। क्या ये अगले साल आप देखोगे कि क्या 140 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगी, तो ये चेंज हो रही है ना। तो इसका मतलब ये वेरिएबल चेंज हो रहा है इसका। तो वेरिएबल वो चीज होती है चेंज होती है। तो पॉपुलेशन चेंज हो रही है, ये एक वेरिएबल है। अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर नीचे होता है, इन्फ्लेशन ऊपर नीचे होती रहती है, एग्रीगेट डिमांड सप्लाई सब। तो हम इन्हें क्या मानेंगे कि ये कांस्टेंट रहेंगे जब इनकी स्टडी करेंगे, और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे तब ये कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का लेक्चर। चीजों को काफी समझाने की कोशिश की है मैंने, फिर भी कोई चीज रह जाती है, डाउट में रह जाता है। वैसे मेरी कोशिश यही है कि आपकी चीजें डाउट में ना रहें, चीजें अच्छे से समझ में आए। जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मोर देन सफिशिएंट है, 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे। लेकिन नॉलेज अच्छे से गेन करें ताकि चीज आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसे अच्छे से जवाब दे सके, ठीक है दोस्तों। तो फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। तब तक अच्छे से पढ़ाई करें और अपना ध्यान रखें, एंजॉय करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, एंड टेक केयर ऑफ यू।